Hello all, welcome you all in one more class of audit. So in this video, I will cover few items of audit of items of financial statement. तो मेरे ख्याल से 2 या 3 items बचे हैं. Let us take that. And first is goods sent on approval. या goods sold on approval basis. Right? So we have already gone through in AS9 where goods have been sent or sold on approval basis, revenue shall be recognized when, so sale shall be recognized where goods sent on approval, sale shall be recognized when approval is received from party or reasonable time period is lapsed or expired and goods have not been returned by the party. So that is the fundamental, where goods have been sold on approval basis, then sale or revenue shall be recognized only when either of these conditions are satisfied. Either the seller has given its approval or reasonable time period is expired and goods have not been returned. So that is the basic thought, and on this thought the whole discussion is based. ठीक? So we have to ensure this. Proceed करें. सबसे पहले क्या करें? The auditor shall examine memoranda या memorandum account, आप कह सकते हैं सेल और return day book. So as auditor we have to ensure that appropriate memoranda account is properly maintained. You are examining this sale or return day book to ascertain the manner of accounting. अब ये day book है, जहां कहीं भी सेल अप्रूवल बेसिस पर की गई है, तो जिस दिन गुड्स सेल किए गए उसका डेटा होता है, उसकी एंट्री होती है. फिर या तो वो गुड्स रिटर्न हुए होंगे, तो अगर रिटर्न हुए होंगे तो उनको क्लोजिंग स्टॉक में ही रहने दिया गया होगा, और अगर गुड्स सेल हो गए यानी या तो अप्रूवल मिल गई या रीजनेबल टाइम पीरियड लैप्स कर गया, तो फिर हम उस डेट पर क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. ठीक? सवाल ये आता है व्हाट इज रीजनेबल टाइम पीरियड. वन क्वेश्चन मेनी टाइम्स आस्क्ड. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस. अलग अलग परिस्थितियों में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में रीजनेबल टाइम पीरियड मे बी अ वीक, रीजनेबल टाइम पीरियड मे बी 15 days, अ मंथ और सो. राइट? जैसे एग्जांपल, सपोज आई एम सेलिंग यू फ्रेश चीज ऑन अप्रूवल बेसिस. अब आप साहब 10 दिन बाद अप्रूवल दोगे तब तो मेरा जो फ्रेश कॉटेज चीज है वो तो खराब हो चुका होगा. रीजनेबल टाइम पीरियड में भी लाइक 2 hours 4 hours अ डे मैक्सिमम. राइट? बट देयर मे बी कमोडिटीज जहां पर 15 दिन बाद भी आप अप्रूवल दोगे तो चलेगा, 1 महीने बाद भी अप्रूवल दोगे तो चलेगा. सो दैट रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. दैट कैन नॉट बी पिन पॉइंटेड. हम उसको प्रिसाइसली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो सेकेंड पॉइंट ये है, मेमोरेंडा अकाउंट्स एग्जामिन करना है टू एंश्योर 2 चीजों के लिए, प्रॉपर मेमोरेंडम अकाउंट हैज बीन मेंटेन्ड, एंड नंबर 2 to ascertain the manner of accounting.
राइट। थर्ड बात, where goods sold on अप्रूवल बेसिस, जहां गुड्स अप्रूवल बेसिस पर सेल किए गए हैं, एंश्योर गुड्स हैव बीन included in closing stock until approval is received। तो जब तक अप्रूवल ना मिले तो वो गुड्स क्या हो, स्टॉक में शामिल रखे जाएं। दिस शुड बी एग्जामिन्ड पर्टिकुलरली फॉर दोज सेल एट द ईयर एंड, साल के अंत में जब सेल हो रही है, एट द ईयर एंड गुड्स हैव बीन सेंट ऑन अप्रूवल एंड पीरियड ऑफ अप्रूवल is not expired, especially then such goods shall remain included in closing stock। ठीक। तीसरी बात, जो चौथी बात जो हर चीज कवर कर देगी, वो क्या है, where goods sold on approval, if goods returned it shall be included in closing stock, and if period of approval is expired, sale shall be recognized, that is credited, and customer account is debited, कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया जाए। सो अगर आप देखें, दिस इज वन वेरिफिकेशन और वाउचिंग, वॉट एवर यू मे कॉल इट, दैट बेस इज दिस। केवल अगर आपने इस बात को समझ लिया, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन पॉइंट्स। और एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, सच गुड्स हैव बीन वैल्यूड एज पर AS2, दैट इज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, क्योंकि गुड्स का वैल्यूएशन हमेशा एज पर AS2 होता है। ठीक, आइए, आई होप थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट आ जाए सर, वन मोर आइटम इज sale of junk material। चलिए साहब, junk material, it may be scrap, it may be spoilage, it may be wastage, you all know कई different types of junk materials are there and their realizable values are also different. So cumulatively we call them junk material, but we have to look these junk material with different perspective, with different types। scrap भी हो सकता है, spoilage भी हो सकता है, wastage भी हो सकता है, and we all know defectives भी हो सकते हैं और उनकी realizable values अलग होती हैं। ठीक, आइए, तो जहां कहीं ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये जंक मटेरियल होगा ही होगा। सबसे पहले क्या करें, रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरेशन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ जंक मटेरियल। प्रोडक्शन के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, डिस्पोजल के ऊपर एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा होता है। और क्या करें, एग्जामिन प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू असरटेन
extent of junk material produced during the period under audit. अब सर कितना जंक मटेरियल प्रोड्यूस हुआ उसको जानने का तरीका तो सर इतना ही है सर कि हम प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स को देखें, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स को देखेंगे तभी हम तीसरा काम कर पाएंगे। क्या कहते हैं? स्क्रूटिनाइज, एनालाइज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी ऑफ जंक मटेरियल प्रोड्यूस्ड एंड कंपेयर this trend with that of preceding year। तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितना फिनिश गुड्स बना, कितना जंक मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, और ये जो एक्सटेंट ऑफ जंक मटेरियल प्रोड्यूस हुआ कंपेयर इट विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, राइट? सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन से ensure entity is maintaining proper books of accounts in respect of junk material। that means ये भी चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सर, तो तीसरा भी मैंने बता दिया आपको कि हमें स्क्रूटनाइज करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड and extent of or quantity of junk material produced and compare with that of preceding year। Next is verify different rates at which junk material is sold। और इस बात को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जंक मटेरियल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कई तरह के हो सकते हैं, मैंने अभी नाम लिया, उनकी रियलाइजेबल वैल्यूज अलग होती हैं, ठीक? सो मेक श्योर और वेरीफाई एट व्हाट रेट दोज जंक मटेरियल हैव बीन सोल्ड एंड कंपेयर द रेट्स विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल के रेट से कंपेयर करा लीजिए, ठीक? एंश्योर एवरी सेल ऑफ जंक मटेरियल इज इनवॉइस्ड। सेल ऑफ जंक मटेरियल इज इनवॉइस्ड। और जाहिर सी बात है दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद दिस। तो जब आप इंटरनल कंट्रोल एग्जामिन कर रहे होंगे तभी आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि एवरी सेल शुड बी प्रॉपरली इनवॉइस्ड। और सर क्या है? एंश्योर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर गुड क्वालिटी गुड्स आर डिस्टिंग्विश्ड from junk material। there should exist a system जो ensure करे that good quality material are distinguished from junk material। now this is very important। many times what happens कि अगर, और आप कह सकते हैं ये एक फ्रॉड करने का भी तरीका होता है जहां इनवॉइसिंग कर दी गई गुड्स के सेल की। जब इनवॉइस किया गया तो इनवॉइस किया गया सेल ऑफ जंक मटेरियल, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग जंक गुड क्वालिटी गुड्स हैव बीन सोल्ड। सो इट इज नेसेसरी कि एक सिस्टम एग्जिस्ट करे जहां पर गुड क्वालिटी गुड्स को इस जंक मटेरियल से सेपरेटेड रखा जाए, ताकि ये ना हो पाए कि इनवॉइस कर दिया गया जंक मटेरियल का कि हमने जंक मटेरियल बेचा है, but actually good quality goods have been sold। and last but not the least, auditor has to make assessment regarding
the overall reasonableness of the amount of realization from sale of junk material. ये जो जंक मटेरियल बेचा गया है, ये जो रियलाइजेशंस हुए हैं, इनकी रीजनेबलनेस को आपको एसेस करना है। तो कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करोगे? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर के नाम पर क्या करोगे? ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, पिछले साल के डेटा से कंपेयर कर सकते हो, पिछले 3 साल का। कायदा ये कहता है कि करंट ईयर की जो सेल है उसको लास्ट 3 ईयर की सेल से कंपेयर कराइए। ठीक? सो विद दैट this is finished sale of junk material. Now there is one more small topic and that is bank borrowing. Sir, I have covered borrowings. I have also covered loan taken, loan given, right? So this is basically what? Your homework. तो आप खुद पढ़ेंगे and if you come across any problem, talk to me. ठीक? So I can say this chapter is fully finished. ठीक है जी साहब? तो जरा इतने पोर्शन को गो थ्रू होइए पहले, थोड़ा सा थम कर, and then today I am going to start with some new topic, new chapter, right? Okay. ठीक है जी? तो सर क्या नया टॉपिक शुरू किया जाए? आई एम स्टार्टिंग कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिटर। बड़ा सुना हुआ नाम लग रहा है। जी हाँ, ये आप लोग ऑलरेडी ग्रुप 1 में लॉ में इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। जब कई सारे चैप्टर्स जब मैं पढ़ा रहा था आपको इन ऑडिट, तो मैंने आपसे कई जगह चर्चा करी इस अपॉइंटमेंट के बारे में, कंपनी ऑडिट के बारे में, और मैंने हमेशा आपसे कहा दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच इज मोस्ट वाइब्रेंट, मोस्ट प्रैक्टिकल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू करेक्टली इंटरप्रेट द प्रोविजन इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द प्रोविजन, और उनको याद करो, उनको रटो। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप समझें कि वो प्रोविजन आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज रिटन इन बिटवीन द लाइन्स। ठीक? सो टुगेदर यू एंड मी वी कैन मेक दिस चैप्टर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वाइब्रेंट, और ज्यादातर चीजें आपको आती ही हैं। तो मैं बहुत रैपिडली इस सेक्शन को गो थ्रू होऊंगा। आप सवाल पूछें, आप क्वेश्चंस पूछें, दैट इज व्हाट एसेंशियल। और आप जब क्वेश्चन रेज करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा इसका डायनेमिज्म। मैं अपने एंड पर थोड़ी थोड़ी बातें हर पॉइंट के बारे में बताता चलूंगा। ठीक? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग विद कंपनी ऑडिट। और कंपनी ऑडिटर, कुछ भी कह लीजिए। सो स्टार्टिंग विद क्वालिफिकेशन। दैट इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 1। करेक्ट? वी नो द क्वालिफिकेशन। क्या कहते हैं सर? कहते हैं फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन द कंपनी। कौन कौन? अ पर्सन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? अ पर्सन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ फर्म वेयर ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स आर practicing in India,
where majority partners are practicing in India. तो अगर कोई फर्म है जिसमें 8 पार्टनर्स हैं तो कम से कम ऐसे 5 हों पार्टनर्स जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक। सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 ये कहता है वेयर LLP इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, जहां पर LLP इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, वहां पर क्या है सर? ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज ऑडिटर एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो हम जानते हैं LLP बनी है, उसमें कई सारे प्रोफेशनल हो सकते हैं, CA भी हो सकता है, CS भी हो सकता है, ICWS भी हो सकते हैं, बट जब ऑडिट की बात आती है सर, द ओनली राइट ऑफ ऑडिट इज वेस्टेड विद द ऑडिटर दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर LLP है जिसमें CA के अलावा अदर प्रोफेशनल्स भी हैं, ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय ओनली दोज पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दे शुड साइन द रिपोर्ट। ठीक। सो ये तो नॉर्मल बातें हैं और ये सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 में कवर्ड था। ठीक। नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। Disqualification is dealt in section 141 subsection 3, पर केवल सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में ही बात नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है? ना केवल सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ये पढ़ना है, प्लस रीड विद रूल 10 ऑफ कार 2014, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। तो इनका जब हम कंबाइंड रीडिंग करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाता है क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक। चलिए मैं आगे चलूं। कौन सी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं? कहते हैं फॉलोइंग पर्संस आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। पहला बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, and I have thoroughly discussed this aspect that why body corporate cannot be appointed as auditor, right? Even when I was taking up the cooperative societies audit, I have discussed the same. So here I am not extending the explanation. But the issue is that here they say LLP can be appointed as auditor, but LLP is body corporate. So how come? So immediately body corporate accept LLP. Exception है LLP, though it is a body corporate, but it can be appointed as auditor in a company. Or sir, an officer or employee of company. तो अगर कोई कंपनी X है, उसमें से मिस्टर X हैं फाइनेंस मैनेजर, ही इज एम्प्लॉई, और मिस्टर वाई है, ही इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ही इज ऑफिसर। ठीक। तो अगर से देयर इज अ कंपनी एक्स, मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज एम्प्लॉई इन दिस कंपनी एज फाइनेंस मैनेजर, and Mr. Y is director of this company, he is officer. Supposing both are chartered accountants,
बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो क्या इनमें से ही कोई कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? तो जवाब है नो। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 बेसिकली मेक श्योर करता है दैट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस शैल बी प्रोटेक्टेड। और अगर कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के ऑफिसर ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे तो क्या सही बातें कर पाएंगे? जवाब है ना। एंड देयरफॉर दे आर नॉट परमिटेड। तो याद रखिए बेसिकली सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, टू मेक श्योर दैट हिज ओपिनियन शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट। मूविंग फर्दर, और कौन नहीं हो सकता? अ पर्सन हु इज एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मीन्स क्या हुआ? जरा इस बात को समझे। अगर सपोज करिए, अगेन आई एम टेकिंग सेम एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी एक्स और कंपनी एक्स में देयर इज डायरेक्टर एक्स, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक। सिंस ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, he must be having a firm. Supposing he is also running a chartered accountant firm. उस फर्म में इनके पार्टनर हैं मिस्टर ए, और उसी फर्म में मिस्टर बी इनके एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं, फर्म के एम्प्लॉय हैं, एंड ऑब्वियसली बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पहली बात तो मैंने ये बताई, जो पहले वाला क्लॉज था, he cannot be appointed as auditor in this company, right? इनका अगर कोई पार्टनर है वो भी इस कंपनी में ऑडिटर के पद पर नहीं आएगा। ये जो एम्प्लॉय हैं मिस्टर एक्स के, ये भी इस कंपनी में ऑडिटर के पोस्ट पर, पद पर नहीं आ सकते, इज डिस्क्वालिफाइड। ठीक है सर। तो there are 3 clauses. एक बार इनको जरा गो थ्रू होइए, then I will take the further. Okay sir. Now next clause is little bigger. कहते हैं क्या साहब? और कौन डिस्क्वालिफाइड है? A person who or his relative or partner holds security or interest in company or its subsidiary or its holding or its associate or its or subsidiary of such holding. That is the main clause. फिर इसके और सब क्लॉज आएंगे। तो कहा गया साहब, सपोज करिए मिस्टर एक्स हैं, ही इज ऑडिटर इन कंपनी एक्स, मान लीजिए। तो पहली बात तो यह है, मिस्टर एक्स इस कंपनी एक्स में, मैं इसको कंपनी ए बोल देता हूं, ना तो कोई शेयर खरीद सकते हैं
और अगर इफ इट इज अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, तो कोई इंटरेस्ट भी अक्वायर नहीं कर सकते हैं। इस कंपनी की अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी हो, से कंपनी बी जो इसकी है इमीडिएट सब्सिडियरी, मिस्टर एक्स इसमें भी कोई शेयर, कोई इंटरेस्ट अक्वायर नहीं करेंगे। अगर मिस्टर एक्स इसमें अक्वायर करेंगे, ही विल बिकम डिस्क्वालिफाइड इन दिस कंपनी, राइट। और क्या कहते हैं साहब, ना तो कंपनी में और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग, इस कंपनी की से कंपनी सी, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है, this company is its holding company, then Mr. X cannot acquire share in this company as well। acquire करेंगे तो यहां भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इस कंपनी की अगर कोई एसोसिएट कंपनी है, से डी कंपनी जो इसकी एसोसिएट है, इसमें भी शेयर्स नहीं ले सकते। एंड सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग, इस होल्डिंग की फर्दर कोई कंपनी, इस होल्डिंग की फर्दर कोई सब्सिडियरी है, तो इस कंपनी के भी शेयर मिस्टर एक्स अक्वायर नहीं कर सकते। और करेंगे, इनमें से किसी भी कंपनी में इन्होंने शेयर अक्वायर किए, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड इन कंपनी ए। अब ना तो मिस्टर एक्स कर सकते हैं ये काम, ना इनका कोई पार्टनर, और ना ही इनका कोई रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? ज्यादातर एक्ट्स में रिलेटिव का सेम ही मीनिंग है सर। मदर, स्टेप मदर, फादर, स्टेप फादर, ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर, सन, डॉटर, ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव है सर। जैसे सपोज करिए, मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, मिस्टर एक्स एक HUF को बिलोंग करते हैं, मिस्टर एक्स एक HUF को बिलोंग करते हैं, और इस HUF में इनके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, से PQRS, ठीक, PQRS के और भी फर्दर बच्चे अच्छे हैं, राइट। अब सर, ना तो मिस्टर एक्स इन कंपनी में सिक्योरिटी अक्वायर कर सकते हैं, ठीक, पहली बात। ना इनका कोई पार्टनर फर्म का अक्वायर कर सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात, इस HUF के जितने मेंबर्स हैं, ठीक, सपोज करो P का सन है डबल P, Q का सन है डबल Q, R का सन है डबल R, हमेशा डबल ही होता है सर, आगे की जनरेशन हमेशा ज्यादा तेज होती है। सो P है इनका बेटा डबल P है, Q है उनकी बेटी डबल Q है, R का बेटा डबल R, S का बेटा डबल S। Now even they cannot be appointed, they cannot hold security in the company. That's what this clause says. It is further provided that relative may acquire security or interest in the company of the face value not exceeding 1 lakh rupees। यानी ये जो रिलेटिव्स हैं, ये जिस कंपनी में मिस्टर एक्स ऑडिटर हैं या उनकी होल्डिंग सब्सिडियरी में 1 लाख तक की वैल्यू, फेस वैल्यू के शेयर्स अक्वायर कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया सब क्लॉज। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में अक्वायर वेयर द स्पेसिफाइड लिमिट इज एक्सीडेड by the relative, then corrective step shall be taken by auditor within 60 days from the date of acquisition of security or interest। अगर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है यानी 1 लाख, उससे ज्यादा की वैल्यू के शेयर
रिलेटिव ने अक्वायर कर लिए, तब क्या करना है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें सर, वो मेक श्योर करे विद इन 60 days दैट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 1 lakh इज मेंटेन्ड। जब मैं ये बात कर रहा होता हूं तो आप सोचिए हाउ डिफिकल्ट प्रोविजन इज। आप कहेंगे सर इट इज सिंपल। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पहली बात तो ये देखिए, यानी मिस्टर एक्स को हमेशा चाक चौबंद रहना होगा कि इनका रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू के शेयर अक्वायर ना कर पाए। अब सर यही काम बचा है एज ऑडिटर, बड़ा मुश्किल है सर। यानी इसका मतलब है आपको लगातार शेयर होल्डर रजिस्टर को कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आज जिस जमाने में रहते हैं, जिस सिनेरियो में रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, वी आर न्यूक्लियस फैमिली हो गई है, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस, राइट। सपोज करिए मिस्टर एक्स के एक रिलेटिव ने 20,000 के शेयर ले लिए, एक रिलेटिव ने 30,000 के ले लिए, एक ने 40,000 के ले लिए, एक ने 20,000 के ले लिए, 30,000 के ले लिए, और अब 1 लाख के ऊपर हो गया। अब क्या करें? अब भी सर प्रोविजन इज लीविएबल, अभी भी समस्या है। हर एक से कहते घूमो भैया लिमिट 1 लाख के अंदर रखो, ठीक। अब मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की वाइफ है मिसेस एक्स, ये भी रिलेटिव है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मिस्टर एक्स से कहा कि कल आइएगा तो मेरे लिए ज्वेलरी ले आइएगा, और वो भी 50 लाख की, और अगर ज्वेलरी नहीं आई तो मैं जिस कंपनी में ऑडिटर हो आप, दिस कंपनी, मैं इसी के शेयर खरीद लूंगी। आई एम जस्ट जोकिंग राइट नाउ, बट यू कैन सी द कॉम्प्लिकेशन, राइट। सो खैर 3 पार्ट थे। एक में कहा गया, पहला ऑडिटर यानी पर्सन, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर, किसी कंपनी, जिस कंपनी में ऑडिटर है उस कंपनी के शेयर एक्वायर नहीं करेंगे। रिलेटिव अप टू 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर एक्वायर कर सकते हैं। और तीसरे में कहा गया, अगर ये लिमिट एक्सीड करती है 1 लाख से ऊपर, देन ऑडिटर हैज टू टेक करेक्टिव एक्शन विद इन 60 days टू मेक श्योर दैट स्पेसिफाइड लिमिट इज बीइंग मेंटेन्ड। अब आइए आगे चलें। इसी क्लॉज में फर्दर कहते हैं क्या? इस 4th क्लॉज का फर्दर पोर्शन, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी और its subsidiary or its holding or its associate or subsidiary of holding in excess of rupees 5 lakh। यानी 5 लाख तक का लोन पर्सन, ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है वो ले सकता है, पार्टनर ले सकता है, रिलेटिव ले सकता है। पर 5 लाख से ज्यादा का लोन हो गया तो फिर ऑडिटर, जिस कंपनी में ऑडिटर है उस कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो जो है हमारे ऑडिटर महोदय हैं जिस कंपनी में, मेक श्योर करें कि 5 लाख से ज्यादा का लोन ना हो, ठीक। आगे क्या कहते हैं? अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर गिव्स गारंटी in connection with indebtedness of third person
for an amount exceeding rupees 1 lakh. मैंने यहां शॉर्ट कर दिया है सर, टू द कंपनी. तो सर ना तो वो व्यक्ति जो ऑडिटर है, ना उसका रिलेटिव, ना पार्टनर, ये किसी थर्ड पर्सन की इंडेटनेस को लेकर उस कंपनी में जिसमें ये ऑडिटर है, या उसकी सब्सिडियरी, या उसकी होल्डिंग, या उसकी एसोसिएट, या सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग में गारंटी नहीं दे सकते 1 लाख से ज्यादा की. तो दोनों बातें हैं, एक तो 5 लाख से ज्यादा की इंडेटनेस ना हो, और किसी थर्ड पर्सन के लिए आपने 1 लाख से ज्यादा की गारंटी फर्निश ना करिए. ये दोनों चीजें हैं. अब सपोज करिए से कंपनी एक्स, ठीक, इसमें मिस्टर एक्स इज ऑडिटर, ठीक. ये है मिसेस एक्स, मिस्टर एक्स, और ऑडिटर की वाइफ मिसेस एक्स. मिसेस एक्स का ब्रदर ए, इसने इस कंपनी से 1,50,000 का लोन लिया. जाहिर सी बात है, उसने मिस्टर एक्स से कहा होगा प्लीज फर्निश गारंटी ऑन माय बिहाफ. कृपया, आप तो इस कंपनी के ऑडिटर ही हैं, कंपनी में सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपकी ही कंपनी से 1.5 लाख का लोन ले रहा हूं, कृपया आप गारंटी फर्निश कर दें. मिस्टर एक्स ने क्या कहा होगा, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और इस कंपनी से मुझे बहुत बड़ा रिम्यूनरेशन मिलता है, मैं इसमें डिस्क्वालीफाई होना एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा साहब, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. मना कर दिया. मिसेस एक्स ने गुस्से में आकर इस कंपनी में अपने ब्रदर के लिए गारंटी फर्निश कर दी. मिस्टर एक्स फिर तनाव में आ गए, सर डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हो गया. ये पढ़िए, ठीक साहब. सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि when you are studying these provision, you are going through provision, just try to go in depth of it. Only then you can answer appropriately, right? So अभी तो मैं, जैसा मैंने कहा, मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलता हूं, उसके बाद I will move little rapidly. Since these are beginning portions, I am taking some time to explain, though you have already gone through these explanations. खैर सर, मैं आगे मूव करूं. चलिए नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ जाया जाए, और वो क्लॉज क्या कहता है? कहते हैं अ पर्सन और अ फर्म, दैट इज ऑडिट फर्म, वेदर डायरेक्टली or indirectly has business relationship with company or its subsidiary or its holding or associate or subsidiary of such holding. जो व्यक्ति ऑडिट कर रहा है वो, उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव्स, दे शुड नॉट हैव, और सॉरी यहां पर ये नहीं, आई एम ड्रॉइंग पर्सन और फर्म, यहां पर रिलेटिव की कहानी नहीं, पार्टनर की कहानी है. तो पर्सन, हिज पार्टनर दैट इज फर्म, शुड नॉट हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप with a company
in which he is auditor, or such company's subsidiary, or such company's holding, or such company's associate. There should not be any business relationship, either directly or indirectly. ठीक, अब सवाल आया, what is business relationship? कहते हैं business relationship construed as any transactions entered for commercial purpose. कहते हैं बिजनेस रिलेशनशिप का पहला मतलब तो ये जान लीजिए, एनी ट्रांजैक्शन, उस कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा ये ऑडिटर और उसका पार्टनर। और ट्रांजैक्शन कैसा? कोई कमर्शियल पर्पस के लिए किया गया, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बता दो कि ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, एक्सेप्ट क्या? कमर्शियल ट्रांजैक्शंस which are in the nature of professional services permitted to be rendered by auditor. तो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, आप एज ऑडिटर, तो जब मैं कहता हूं, मैंने शुरू में आपको बताया, जब मैं कहूं ऑडिटर, इसका मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर। ठीक, तो कंपनी ऑडिटर के अलावा आप कोई और प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं जो कि परमिटेड हो। तो हम जानते हैं सेक्शन 144 में 9 सर्विसेज की लिस्ट है जिनको आप रेंडर नहीं कर सकते, और उन 9 में भी जो 9th है वो रेजिड्यूरी है। 8 सर्विसेज बताई गई हैं जो हम एज ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकते। 9th फ्यूचर में बताई जा सकती है, 9th वन। सो उन 8 सर्विसेज को छोड़ के हम कोई और सर्विस दे सकते हैं, और अगर दे रहे हैं तो इसको बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाएगा। यानी अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आई कैन बी टैक्स कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी, आई कैन बी टैक्स ऑडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक, और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस which are entered in ordinary course of business at arm's length price as auditor। ऑर्डिनरी, कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए। देखिए कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स में अगर एंटर कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, एंटर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब जैसे और लोग, मैं जिस कंपनी का ऑडिटर हूं उस कंपनी के साथ और लोग जैसे डील कर रहे हैं मैं वैसे डील करूं, और मुझे वही टर्म्स ऑफर किए जाएं जो बाकी लोगों को ऑफर हो रहे हैं, तो फिर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं एक होटल का ऑडिटर हूं। ठीक, कहां का ऑडिटर हूं? होटल का। मैंने एक फैमिली गेट टुगेदर 100 लोगों का रखा, काफी बड़ी फैमिली हो गई। 50 लोगों का गेट टुगेदर रखा। ठीक, मैंने पार्टी करी, होटल ने बिल रेस किया मुझ पर,
और उसने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, और जब भी कोई 50 या उससे ज्यादा लोगों की पार्टी होती है तो वो हर एक को 10% डिस्काउंट देता है, मुझे भी 10% डिस्काउंट दिया। ठीक, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय मी, इट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, एंड देयरफॉर आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। राइट, सिमिलरली मैं एक एयरलाइन कंपनी का ऑडिटर हूं, मैंने अपने और अपने रिलेटिव्स के लिए 30 टिकट्स बुक कराई। ठीक, दिस इज ट्रांजैक्शन एंटर्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उनका काम ये था एयरलाइन का कि लोग उनके पास अप्लाई करें, टिकट्स के लिए अप्लाई करें, मैंने टिकट्स के लिए अप्लाई किया। सेम टर्म्स उन्होंने मुझे ऑफर करे जो वो बाकी कस्टमर्स को देते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस। अगेन आई विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, इतना पढ़िए, देन जरा जितने मैंने क्लॉजेस गो थ्रू हुआ हूं आप इन सबको पढ़िए, देन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जब आप मुझे रिप्लाई करेंगे, ओनली देन आई विल शेयर आंसर विद यू। छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसके पहले क्या करना है सर, आप प्रोविजंस जरा यहां तक गो थ्रू हो जाओ, देन आई विल रेज अ क्वेश्चन। So, ready for the question? Okay. Say, Mr. A, who is auditor, he is appointed as auditor of credit departmental store, and this credit departmental store is selling goods on credit, 15 days credit, 10 days credit. Mr. A purchased goods worth rupees 7,10,000 from this credit departmental store on credit. This departmental store offered same terms to auditor as offered to others. Right? The question is whether Mr. A is disqualified. So you have to think over it, ponder over it. एक चीज बता दूं, आंसर कैसे लिखने हैं इसका एक तरीका, जब इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट राइट द प्रोविजन, और रादर इन दिस केस द रेलिवेंट क्लॉज, एंड देन योर आंसर शुड बी बैक्ड बाय दैट क्लॉज। राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। सोचिएगा, कहीं पर सॉल्यूशन देखना चाहोगे तो मिल जाएगा, नो इश्यूज, पर बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, आगे आ जाइए सर, मैं और आगे बढ़ाऊं अपनी बात को। और कौन लोग हैं जो कंपनी में ऑडिटर की तरह काम नहीं कर सकते? कहते हैं अ पर्सन whose relative is director or is in employment of the company as director। तो आप देखिए, ना तो डायरेक्टर, किसी कंपनी का डायरेक्टर अपनी ही कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, डायरेक्टर का पार्टनर नहीं बन सकता, डायरेक्टर का एम्प्लॉय नहीं बन सकता, और कमाल की बात क्या है, डायरेक्टर का रिलेटिव भी नहीं बनेगा, वाइस वर्सा करके देखिए। तो ठीक, तो
तो साहब रिलेटिव भी नहीं बन सकता। रिलेटिव है सेम मीनिंग एज गिवन इन द कंपनीज एक्ट, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है साहब। तो अगर मेरा कोई रिलेटिव किसी कंपनी में डायरेक्टर है, कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टर है और मैं उसका रिलेटिव हूं, ठीक, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, देन I cannot be appointed as auditor, and if I will be appointed, I will be disqualified. Right? आगे चले। A person who is in full-time employment elsewhere, और इस बात को मैं अगेन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका जब मैंने ऑडिट पढ़ाना ही शुरू किया था, जब मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की कहानी सुनाई थी, याद है? सो अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, और अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट or reappointment holds audit in more than 20 companies, जिस समय वो ऑडिटर बंदा अपॉइंट हो रहा है उस समय वो 20 या 20 से ज्यादा कंपनी को ऑडिट होल्ड किए हुए है, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। याद रखिएगा, दिस इज सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी। आई हैव कोटेड दिस बिकॉज जैसे ही मैं डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करूंगा, इमीडिएटली आई विल टेक दिस सब क्लॉज और क्लॉज इन डेप्थ, ठीक, इसको मैं इन डेप्थ टेकअप करूंगा, लिटिल इन डेप्थ। तो साथ दोनों बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे को बतानी पड़ेंगी। 20 कंपनीज का मतलब क्या है, दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। खैर साहब, तो इतनी बात क्लियर हो गई। कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है एंड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ही होल्ड्स ऑडिट इन 20 कंपनीज या मोर देन 20, ही होल्ड्स ऑडिट इन 20 कंपनीज, ऐसे बोलते थे, ठीक। आगे नेक्स्ट क्लॉज और क्या है सर? अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, राइट? A person, excuse me, so a person who is convicted by court for an offense involving fraud and period of 10 years has not been expired or lapsed, तो अगर कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फ्रॉड का दोषी ठहरा दिया, तो फिर अगले 10 साल तक इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब मैं यहां एक और सवाल पूछता हूं। सपोज करिए किसी लोअर कोर्ट ने ऑडिटर को फ्रॉड का दोषी माना, तो ऑडिटर क्या करेगा? ही विल गो फॉर द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट ने आफ्टर 8 इयर्स उसको कन्विक्शन से फ्री कर दिया। अब बताइए सर, प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि नहीं? सो these provisions need to be thought in that sense कि लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया एंड ही फाइल्स पिटीशन इन हायर कोर्ट, तो क्या
ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर जब तक वो हायर कोर्ट की पिटीशन डिसमिस ना हो जाए, पर ऐसा है नहीं सर। और हायर कोर्ट सपोज करिए 5 साल या 7 साल बाद डिसीजन करता है कि नो ही इज नॉट कन्विक्ट, he has not committed any fraud, then खैर सर ये चीजें हैं। सो अनदर, और सर अ पर्सन who renders services specified under section 144 whether directly or indirectly to the company or its subsidiary or its holding। तो जो सेक्शन 144 में सर्विसेज बताई गई हैं उनको भी आप रेंडर नहीं कर सकते। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। Now I will take one more provision and then मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास रखता हूं जिनका जवाब आप सोच के रखेंगे और we will discuss that in next turn। ठीक, सेक्शन 141 subsection 4, what is it says? कहते हैं a person after accepting the appointment becomes disqualified under any of the provision of section 141(3), he shall be deemed to have vacated the office and vacancy shall be treated as casual vacancy। किसी व्यक्ति का एज ऑडिटर जब अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद अगर 141 सब सेक्शन 3 की कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करेगी तो इमीडिएटली ये मान लिया जाएगा ही हैज वेकेटेड द ऑफिस एंड वेकेंसी शैल बी फिल्ड जस्ट लाइक फिलिंग ऑफ वेकेंसी इन केस ऑफ कैजुअल वेकेंसी, एज इन द केस ऑफ कैजुअल वेकेंसी। ठीक है, सो दीज आर the qualifications and disqualification। Now I am raising few questions one by one, आप ध्यान से सुनिए और आप सोचिएगा इन क्वेश्चंस के रिप्लाई के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन, मिस्टर ए रिकवर्ड फी on progressive basis। प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब यह है, सपोज करिए मिस्टर ए ने 60% वर्क फिनिश किया एंड ही रिकवर्ड 6 लाख रुपीज फ्रॉम द कंपनी। कि हमने 60% काम किया है, टोटल रिम्यूनरेशन 10 लाख का है, तो कृपया मुझे 6 लाख रुपीज आप पे कर दीजिए। Company made the payment. The question is whether Mr. A is disqualified। ठीक, the answer is, इसका आंसर मैं आपको अभी दे रहा हूं। As per ICAI regulation, if auditor recovers fee on progressive basis as per agreed terms, then he cannot be said to be indebted। That small answer, he cannot be said to be indebted, उसको आप indebtedness नहीं मानोगे। ठीक है साहब, सो मैंने इसका तो जवाब दे दिया। Now I will raise one more question। There can be 100 questions sir। आप सोचिए, क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे। Now this is the question you have to answer। Mr. A is appointed as auditor
statutory auditor or of Bank of India as on say 15th of March 2021, right? As on this date he was holding 1000 shares of BOI, correct? On 20th of March 21 he sold all shares, and on 21st March 2021 he accepted the appointment. Is his appointment or is he qualified? So do ponder over it, दिमाग लगाइए, think over it. मुझे आप रिस्पॉन्स करेंगे, I will surely tell you the logic, I will tell you the right answer, and in next video जितना मैंने आज कवर किया है इसके ऊपर कुछ और सवाल करूंगा जिनका जवाब आप स्पॉट ऑन दे सकते हो, बशर्ते आपको ये सारी चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में हो, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो और याद हो, ठीक? सो खूब पढ़ाई करिए, काम करते रहिए, एंड वील कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक? चलिए, बाय बाय, सी यू सून।